नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपेट प्लस सीपेट एग्जाम 2023 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया गया है घटना चक्र 2 सीरीज का। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो 20 हैं वो भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट 15 है उसको भी सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पेट में अच्छा बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे से तैयार करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेकेंड का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, जबकि ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो आप लोग यदि यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहू। बिहार से यहाँ पर युग्म दिया गया है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। बिहू का जो संबंध है वो असम राज्य से है दोस्तों, और घूमर का राजस्थान से है, भांगड़ा का पंजाब से है और लावड़ी का महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी व्यास सम्मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की पुस्तकों के लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की यदि हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और अशोक चक्र एवं गीता चोपड़ा पुरस्कार वीरता के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। और वर्ष 2022 का व्यास सम्मान की यदि हम बात करें, इसको मिला है तो ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 2023 में थीम की बात करें, मुख्य विषय क्या रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम में है दोस्तों। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जिसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है यहाँ पर, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 यहाँ पर, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गांव की सड़कों को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया, जबकि बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को शामिल किया गया है, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका किस राज्य में समुद्री तट हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में समुद्री तट हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की यदि हम बात करें 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि हम बात करें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गति अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इससे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का 15 का जो आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, मेंडल। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 16, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, पेलाग्रा। पेलाग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति में डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस तीनों रोग उत्पन्न होते हैं और यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा, सूखी बर्फ कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, धोने का सोडा क्या है? तो धोने का सोडा या धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3। आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने, कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वॉशिंग पाउडर में किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा 18 का डी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता अथवा समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत अथवा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों से। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत एवं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है दोस्तों 20 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से इसका राइट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर आंसर होगा 22 का ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षक की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, यहाँ पे आपको फिल करना है किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा की घटना राइट आंसर बनेगा। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। 1935 के अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा दोस्तों, सरदार भगत सिंह। तो 28 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का 1793 दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 31 है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों शोरतुगई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल शोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों, जबकि कोट दीजी बालाकोट चनपुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों यहाँ पर डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। क्वेश्चन नंबर अगला 33 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का 33 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, 1627 और 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों बी हो जाएगा झाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है 36, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है बोमडिला। तो बोमडिला का अरुणाचल प्रदेश राज्य से हो जाएगा, और नाथुला ऑप्शन बी में है, इसका जो संबंध होगा सिक्किम से हो जाएगा, और लिपुलेख का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड से, रोहतांग का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 38। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का आप लोग दे सकते हैं दोस्तों।
इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, कहाँ पर है दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 14, माफ कीजिएगा 40 है यहाँ पर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। तो यहाँ पर यूक्रेन का जो मिलान हो जाएगा रिबनिया से हो जाएगा। रिबनिया मुद्रा है इसकी। और भूटान की मुद्रा जो है नुगुल ट्रम है। और क्यूबा की मुद्रा पेसो है। और रोमानिया की रामानियन ल्यू है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 41 एंड 42। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश का जो है पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पर 41। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज नॉट द की कंसर्न ऑफ द बिजनेस दिस डे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है। व्हाट डज एम्प्लॉयर डू टू इट्स एम्प्लॉइज नाउ डेज टू कीप टू टैलेंट ऑन बोर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरेसिस्टिबल इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। गिव्स सिनोनिम फॉर द वर्ड्स। तो बेनिफिशियल का आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवांटेजियस। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है। चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो ब्राइट का एंटोनिम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीक हो जाएगा। ब्राइट का एंटोनिम ब्लीक बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 46। घर का वेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 47 है। तिरस्कार का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 प्लस कार बराबर होता है तिरस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 48 का डी हो जाएगा दोस्तों, साक्षर और अक्षर। यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। सरल का जटिल सही सुमेलित है, सादर का निरादर होता है और साकार का निराकार होता है दोस्तों, और साक्षर का निरक्षर होता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है दोस्तों, तो साक्षर का निरक्षर होगा ना कि अक्षर। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है। पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा बिहग हो जाएगा दोस्तों, बिहग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 50। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ इनमें से कौन सा होगा। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है कटार। तो कंजूस और कटार, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान लगभग कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हल करना है आपको और इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड के करने के बाद जितना आएगा उसको आप 11.47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 के आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। इसका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों
375 प्लस 125, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा दोस्तों। और नीचे जो दिया गया है यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ए का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर 375 है और बी का जो मान है यहाँ पर 125 है, ताकि आपको फार्मूले में इसको रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर इसका मान आपको पता चल गया, ए का मान 375, बी का 125 है। तो यहाँ पर अगला जो स्टेप आपका रहेगा 4 इंटू 375 इंटू 125 हो जाएगा। अपॉन में आप लिख सकते हैं 375 प्लस 125 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 375 माइनस 125। इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 375 इंटू 125 अपॉन 500 इंटू 250। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3/2। इसका जो तो राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसको इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 83.7%, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 83 है, और लड़कों की संख्या, माफ़ कीजिएगा, लड़कों की संख्या जो है 83 यहाँ पर दी है और लड़कियों की जो संख्या है 85 है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1.3 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा, 0.7 हो जाएगा। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात की अगर हम बात करें तो 13.7 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या का परसेंट जब आप निकालेंगे तो आप इसको निकालेंगे 7/20 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 35% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से सी विकल्प राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 54 है, 512, 620, 428 और 580 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत आपको ज्ञात करना सिंपल है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं इनका कुल कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो 512 प्लस 620 प्लस 428 और प्लस 580 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 होगा। तो इसको टोटल करके 4 से आप भाग कर देंगे तो टोटल कितना होगा, टोटल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2140/4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 535 हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, यदि x का 35% बराबर है 700 का तो 42.5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपको बताना है दोस्तों। तो x का मान आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x का तो का गुणा आप लगाइए, 35% है किसके बराबर, 700 के बराबर है दोस्तों, और गुणे 42.5% है दोस्तों यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हम लिख सकते हैं, x बराबर 700 इंटू 42.5/35 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर बनेगा 20 इंटू 42.5, तो x बराबर कितना 850 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 56 है, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा, पीयूष का रंजना का जो संबंध होगा भतीजा होगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए भतीजा आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी होती है दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना होता है, तारीख आपको ध्यान में रखनी होती है, प्लस माह का कोड आपको लिखना होता है,
माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड और प्लस वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक और प्लस लीप वर्ष की संख्या। तो इस तरह से जब आप लगाएंगे तो 29 हो जाएगा, 29 जून है यानी तारीख है, और प्लस माह का कोड कितना है, तो कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा, प्लस वर्षों की संख्या के अंतिम 2, तो यहाँ पर 10 और प्लस 2 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 51/7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 शेष बचेगा, शेषफल 2 आएगा, तो 2 दिन यहाँ पर शेषफल बचेगा, तो दिन यहाँ पर जो आएगा वो मंगल आएगा। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर अगला है 58, असंगत अलग करें। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको असंगत अलग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 है, तो 8 का अगर 2 का घन कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाइज यदि आप 3 बार कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8। उसी प्रकार आप यहाँ पर 5 का अगर आप घन करते हैं तो आपको मिल जाता है 125। 5 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का अगर आप घन करेंगे तो आपको 343 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 का यदि आप घन करेंगे तो आपको यहाँ पर 1331 हो जाएगा। तो 13 का जब घन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2197 हो जाएगा, जो कि 2197 जो कि दिए गए ऑप्शंस में से 2197 यहाँ पर असंगत दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो 24 जो संख्या है, 24 जो संख्या है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, 24 जो संख्या है किसी भी संख्या का घन नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सभी मिठाइयाँ आहार हैं, सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं। निष्कर्ष दिया गया सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं। सेकेंड है कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको देना है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 का ए हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में म्यूजिक को LNTVRTHJBD लिखा जाता है और वायलिन को UWH इस प्रकार लिखा जाता है, उसी भाषा में कोड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर M है और M यहाँ पर L और N है, LMN। अगला स्टेप क्या बनेगा, U जो है यहाँ पर T हो जाएगा और T के बाद V हो जाएगा, TUV। नेक्स्ट S देखिएगा, S में क्या बनेगा, R और T हो जाएगा RST, और C में क्या बनेगा, B और D हो जाएगा BCD। उसी प्रकार V को आपको लिखना है तो UW हो जाएगा, और I को जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे HJ हो जाएगा, और O को यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे NP हो जाएगा। उसी प्रकार L जो लिखेंगे आप KM हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग अगर हम लिखें कोड को तो यहाँ पर C है तो C से आप लिखिएगा B आएगा और यहाँ D आएगा, BCD हो जाएगा। H को आप लिखेंगे तो यहाँ पर G आएगा और सेकेंड में I आ जाएगा। उसके बाद O यहाँ पर N आएगा और यहाँ P हो जाएगा, और R यहाँ पर लिखेंगे तो R Q बनेगा और P होगा, R यहाँ पर होगा तो Q S होगा दोस्तों, और D होगा तो D का C हो जाएगा और E हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा।
इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है। 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों करंट अफेयर का 65। जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 68 है। जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है? तो राइट आंसर होगा 6.5 लाख। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है। अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है। जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियों से निपटने हेतु ऑपरेशन कॉन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निर्देश है 71 से 75 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए आंसर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा, यदि आपने पढ़ लिया होगा तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पे दिया हुआ है, पुनर्जागरण पे ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है। जूतों की माला से किसका स्वागत किया? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया, दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर आप देखिएगा, दिए गए विकल्प में से आंसर होगा 72 का, ये हो जाएगा दोस्तों दयानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन इसमें से बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 75। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो बूंदों के मेल का आपको महत्व बताना है। तो राइट आंसर बनेगा 75 का डी हो जाएगा, बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर 76 से 80 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप लोग इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। तिनके की क्या विशेषता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 77। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो बूंदों के मेल का महत्व आपको बताना है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 78। जब चींटियाँ एक साथ हो जाती हैं तो वाक्य आपको पूरा करना है। तो राइट आंसर बनेगा अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा अनेकता में एकता।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है 81 से 85 निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान। तो इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं दोस्तों। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ए में देखिए, तो यहाँ पर 60% की कंडीशन बन रही है। अंग्रेजी, विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में 60% नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पूछा गया 60% से अधिक होना चाहिए। बी में देखिएगा, तो बी में भी विज्ञान में 36 है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही है। 6 में देखिएगा 58, क्योंकि हमें 60 से अधिक वाला देखना है। तो डी में देखिएगा, डी में आपका 60% से अधिक अंक मिले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। दूसरा देखिएगा, ई में देखिएगा 59 है, ये नहीं होगा क्योंकि 60% से अधिक चाहिए, तो यहाँ पर आपका है। तो डी और एफ यहाँ पर जो है केवल दो छात्रों ने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 82 है, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का औसत आपको बताना है दोस्तों। तो आइए टेबल में देखते हैं। अंग्रेजी में देखिए, इसका औसत कर लीजिए, टोटल औसत आप करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों। तो औसत इसे कर लीजिए, 75 हो जाएगा, प्लस 82 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 78 और प्लस 74 अपॉन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड करें। ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो औसत आपको मिल जाएगा 458/6 आएगा। और 458 को 6 से जब आप भाग करेंगे तो 76 सही 1/3 हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, ए द्वारा गणित में प्राप्त अंक सी द्वारा कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंक से कितने % कम है, ये बात आपको बतानी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ए द्वारा गणित में प्राप्तांक अंक कितने हैं 72 हैं, और सी द्वारा कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्तांक कितने हैं 75 हैं। ये कंप्यूटर में है और ये गणित में है। तो गणित में 72 हैं अंक प्राप्त किए हैं, और सी में जो कंप्यूटर विज्ञान में अंक जो प्राप्त किए हैं 75। तो कमी निकालना है, तो कमी का परसेंट निकाल लीजिए। कमी % बराबर कितना हो जाएगा 75 माइनस 72, क्योंकि 75 जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो कंप्यूटर विज्ञान में और 72 जो है वो गणित में। इसमें से इसको माइनस करेंगे और किस में से 75 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आप कितना मिलेगा 75 से 72 जाएगा तो कितना में हो जाएगा 3 बचेगा, और अपॉन 75 इंटू 100, तो 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन 75, तो कितना आएगा यहाँ पर 75 चक्कू कितना होता है 300 होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, ए बी तथा सी द्वारा गणित में प्राप्त अंक डी, ई तथा ई एफ द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक से कितना कम है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ए और बी और सी द्वारा गणित में प्राप्तांक कुल अंक कितने हैं 72 प्लस 74 प्लस 61, तो कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। इसको आप टोटल करेंगे तो उसके बाद डी ई एफ, डी और ई और एफ द्वारा हिंदी में प्राप्तांक कुल अंक आपको निकाल लेने हैं। कितने हैं 65 प्लस 71 प्लस 88, तो इसको टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 224। तो कमी इसमें निकालनी है दोस्तों, कम कितना कम है, तो कमी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 224 किसका था डी ई एफ
हिंदी में प्राप्त कुल अंक और माइनस ABC गणित में प्राप्त कुल अंक, इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 शेष बचेगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है। कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों का औसत है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है। तो कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्तांक अंकों का औसत आप निकाल लीजिए, यहाँ पर टेबल आप देख लीजिए कंप्यूटर विज्ञान में। तो कंप्यूटर विज्ञान का आपको यहाँ पर निकालना है। तो कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्तांक अंकों का औसत यहाँ पर निकाल लीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। तो कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों का औसत हो जाएगा 73 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 68 प्लस 72 और प्लस 86 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल करने के बाद 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 439/6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 73.17 आए। तो दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 73.17। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया 86 से 90 दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर विभिन्न अनाजों का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है दोस्तों। वर्ष दिए गए हैं, चावल, गेहूँ, जौ और अन्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 86, कौन सा अनाज दिए गए वर्षों में अपने उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शाता है। तो कौन सा अनाज है जो निरंतर वृद्धि दर्शा रहा है, तो टेबल को एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो अनाजों में यहाँ पर जो जौ है, जौ दिए गए वर्षों में अपने उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2016 में जौ 2500, उसके बाद 17 में 4400 वृद्धि होती चली जा रही है। तो यहाँ पर जौ इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी जौ। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है। वर्ष 2020 में जौ का उत्पादन मिलियन टन, वर्ष 2017 में चावल के उत्पादन से कितना कम है, मिलियन टन में आपको बताना है। तो वर्ष 2020 में जौ का उत्पादन कितना है, आइए देख लेते हैं। 2020 में आपको देखना है दोस्तों, 2020 में जौ का उत्पादन कितना है, 6100 है, और चावल का कितना है दोस्तों, जस्ट सेकेंड, 2020 और 2017 आपको निकालना है। तो यहाँ पर वर्ष 2020 में जौ का उत्पादन कितना है, 6100 है दोस्तों, 6100 मिलियन टन में है। और 2017 में जो है, 2017 में 8000 मिलियन टन है, 8000 मिलियन टन है। तो कमी परसेंट आपको निकालना है। तो कमी 8000 में से 6100 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1900 मिलियन टन में। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 88। यहाँ पर सभी वर्षों में कुल चावल का उत्पादन कुल अन्न के उत्पादन का कितने परसेंट है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। तो सभी वर्षों में चावल का उत्पादन आपको निकाल लेना है। तो आइए टेबल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 88 का, यहाँ पर देखिएगा चावल का आपको निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 है। तो कुल चावल का उत्पादन आप निकाल लीजिए यहाँ पर। तो सभी वर्षों में चावल का उत्पादन जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 6800 प्लस 8000 प्लस 6800 प्लस 7200 और प्लस 8200 मिलियन टन में है दोस्तों। तो इसको टोटल जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3000, माफ़ कीजिएगा 3700 37,000 मिलियन टन। तो सभी वर्षों में अन्न का उत्पादन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अन्न का उत्पादन कितना हो जाएगा, 4500 प्लस 3000 प्लस 4600 प्लस 5000 और प्लस 6900 मिलियन टन में है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,000 मिलियन टन। तो परसेंट आपको निकालना है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 37,000 बटे 24,000 कर दीजिएगा, इंटू कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 3 0 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, कैंसिल कर दीजिए
और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 12 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी अंक जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो 37 का 25 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको समथिंग जो प्राप्त होगा वो 154.17% हो जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 154.17% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 89 है, किन 2 वर्षों में चावल का उत्पादन समान रहा है। तो समान बताना है, किन 2 वर्षों में चावल का उत्पादन जो है समान रहा है। तो आइए टेबल एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चावल में 2016 और 2018 में समान रहा है उत्पादन, तो 16 और 18 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। 89 का जो आंसर होगा दोस्तों 16 और 18, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्ष 2016, 18, 20 में जौ गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। तो कुल उत्पादन आपको निकालना है 16, 18, 20 का, जौ और गेहूं का। तो 2016, 18, 20 में जौ तथा गेहूं का कुल उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर 2500 प्लस 5200 प्लस 6100, एक में कर लीजिए, प्लस 2700 प्लस 3500 प्लस 5600, ये आपका यहाँ से डेटा है। इसको जब आप टोटल करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 25,600 मिलियन टन, इसका राइट आंसर बनेगा 25,600, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ए विकल्प इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर निर्देश दिया गया 91 से 95, एक प्रकाशन कंपनी द्वारा वर्ष 2018 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए दिए गए विभिन्न व्यय निम्नलिखित पाई चार्ट में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर परिवहन 25%, रॉयल्टी 10% है, प्रिंटिंग 12%, पेपर लागत 15%, प्रमोशन 20%, बाइंडिंग 18% है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है यदि किसी पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 942 रुपये है तो एक प्रति के लिए पेपर की लागत रुपये में कितनी है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आप आंसर निकाल लीजिए। तो पुस्तक की लागत की जो कीमत है हम x मान लेते हैं, तो x इंटू 115 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू, तो x इक्वल कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 942 दिया गया है, मुद्रित मूल्य कितना है 942 है। तो इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर हो जाएगा दोस्तों 819.13 यहाँ पर मिलेगा। पेपर की कीमत आपको निकालनी है तो 819.13 इक्वल 15 अपॉन हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 122.86, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा, 122.9 रुपये इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92 की बात करेंगे दोस्तों। यदि रॉयल्टी की लागत 99 रुपये है तो परिवहन पर लागत होगी, तो परिवहन पे लागत आपको निकालनी है। तो रॉयल्टी पर लागत कितना है 10% है दोस्तों, तो 10% 9900 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 990 के। तो 25% का आपको निकालना है, तो 25% इक्वल किसके हो जाएगा 25 इंटू 990 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,750 रुपये। तो परिवहन पर लागत जो होगी वो 24,750 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 93, यहाँ पर प्रमोशन पर केंद्रीय कोण का मान कितना होगा। तो प्रमोशन पे आपको निकालना है, तो प्रमोशन पे 100% बराबर कितना 360 डिग्री हो जाता है दोस्तों। तो 1% पे कितना होगा 360/100, तो कितना आएगा 18/5। तो 20% पे निकाल लीजिए। 20% पे जब आप निकालेंगे दोस्तों 20% 18/5 इंटू 20 इक्वल 72। तो प्रमोशन पर केंद्रीय कोण जो आएगा 70 डिग्री आ जाए, 72 यहाँ पर बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा 72।
क्वेश्चन नंबर अगला 94 है, यदि बाइंडिंग की लागत 675 रुपये हो तो पेपर लागत और प्रिंटिंग पर कुल लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 80% है, 80% इक्वल किसके हो जाएगा 675 रुपये। तो 1% में जब आप निकालेंगे तो 675/18 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 37.5, 37.5 आएगा। तो 15 और प्लस 12 का परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा 37.5 इंटू 27, तो कितना आएगा 1012.5 रुपये। दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो आंसर होगा 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 95 है, परिवहन और पेपर लागत पर कुल केंद्रीय कोण का मान होगा। तो 100% इक्वल आपका 360 डिग्री, तो 25 और प्लस 15% किसके हो जाएगा 360 डिग्री बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा 40। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 144 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर निर्देश है 96 से 100 दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ वर्ष 2000 से 2004 तक किसी कंपनी के निर्यात और आयात लाख रुपए में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इसे आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2000 से 2004 तक औसत निर्यात कितना है, लाख रुपए में आपको बताना है। तो 2000 से 2004 तक औसत आप निकाल लीजिए, तो औसत जो हो जाएगा 60 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 150 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो टोटल करके 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 520 आपको टोटल मिलेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 104 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो टोटल आप करेंगे, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 60 है 2000 से 2004 तक का औसत, तो 60 प्लस 110 है प्लस 120 और प्लस 120 है और प्लस 150 है बटे 5 हो जाएगा। इसे जब आप टोटल करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 560 बटे 5 हो जाएगा, 112 लाख यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 2000 से 2004 तक औसत आय कितना है। यहाँ पर आपको औसत आय बताना है 97 क्वेश्चन का। तो वर्ष 2004 से 2004 तक औसत आयात निकाल लीजिए। आयात कितना, तो 50 हो जाएगा प्लस 100 प्लस 130 हो जाएगा और प्लस 100 और प्लस 140/5 हो जाएगा। जब इन आंकड़ों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 520 बटे 5, डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 104 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, सभी वर्षों में कुल निर्यात कुल आयात का कितने % है। तो सभी वर्षों में कुल निर्यात आप निकाल लीजिए, 60 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 150। तो इसको जब टोटल करेंगे तो 520 लाख रुपए हो जाएगा। परसेंटेज जब आप निकालेंगे इसका परसेंटेज बराबर किसके हो जाएगा 560 गुणे 100/520। तो सॉल्व करेंगे तो 107.69% हो जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 99 है, वर्ष 2000 व 2001 में निर्यात तथा वर्ष 2003 और 4 में आयात का अनुपात कितना होगा। तो इसमें अनुपात निकालना है। वर्ष 2000 व 2001 में कुल निर्यात कितना हो जाएगा 60 प्लस 110 लाख रुपए, तो बराबर कितना 170 लाख रुपए हो जाएगा। और 2003 व 4 में कुल आयात कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना बनेगा कुल आयात 240 हो जाएगा, 240। तो अनुपात इसका निकालना है दोस्तों, तो अनुपात बनेगा अनुपात बराबर 170 अनुपात 240। तो कितना हो जाएगा 1 0 यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा 17/24, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 100 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, सभी वर्षों में आयात का कुल निर्यात से अनुपात आपको बताना है। तो सभी वर्षों में कुल आयात
आप निकाल लीजिए तो सभी वर्षों में कुल आयात बनेगा दोस्तों 50 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 100 प्लस 140 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 520 लाख रुपए हो जाएगा। और सभी वर्षों में अब कुल निर्यात निकाल लीजिए 60 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 150, तो टोटल करेंगे तो 560 लाख रुपए हो जाएगा। और अनुपात जब आप इसका निकालेंगे तो 520 अनुपात 560, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 अनुपात 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 13:14 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट दूसरा आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।